क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? क्या 2025 में मोदी की बिहार वाली प्रचंड जीत ने 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल का रास्ता क्लियर कर दिया है? क्या नरेंद्र मोदी अब 2027 में यूपी भी जीतेंगे, गुजरात भी जीतेंगे, हिमाचल भी जीतेंगे? क्या 2029 से पहले मोदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक ये सारे राज्य जीतेंगे? क्या बिहार वाली जीत का मोमेंटम बरकरार रखते हुए मोदी 2029 जीतकर चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? बिहार में मोदी की प्रचंड जीत ने एक बार फिर इस बात पर मोहर लगा दी है कि वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इनविंसिबल यानी अजेय हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती से खड़ा होकर लड़ पाने वाला कोई चैलेंजर ही नहीं है। राहुल तेजस्वी साथ आ जाएं तो भी मोदी को हरा नहीं सकते। राहुल अखिलेश साथ आ जाएं तो भी मोदी को झुका नहीं सकते। 2024 में मोदी को एक झटका जरूर लगा। मोदी 303 से 240 पर जरूर आ गए तो विरोधियों को लगा कि मोदी पॉलिटिकली फिनिश हो गए। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा बाउंस बैक किया, ऐसा कमबैक किया कि उनके तमाम विरोधी बैक टू बैक 4 राज्यों में तिनकों की तरह बिखर गए। महाराष्ट्र में अकेले मोदी की पार्टी ने 88% के स्ट्राइक रेट से 132 सीटें जीत ली। 81% के स्ट्राइक रेट से 235 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनी। हरियाणा में भी मोदी ने 54% के स्ट्राइक रेट से 48 सीटें जीतकर अपनी सरकार बना ली। दिल्ली में मोदी का स्ट्राइक रेट 70% था, सीटें 48 थीं, सरकार बीजेपी की बनी। और अब बिहार में अकेले मोदी की पार्टी ने 88% के स्ट्राइक रेट से 89 सीटें जीत ली, जबकि एनडीए ने 83% के स्ट्राइक रेट से 202 सीटों का मैजिक फीवर अचीव कर लिया। और ये सब जिस एक चेहरे का दम पर हुआ वो चेहरा नरेंद्र मोदी का ही है। आज की तारीख में बिहार के नतीजों पर चर्चा सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं हो रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में बिहार का नतीजा ट्रेंड कर रहा है और हर कोई मोदी की ही बात कर रहा है। उदाहरण के तौर पर हेडलाइन नंबर 1 देखिए, एक मुश्किल साल में मोदी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। हेडलाइन नंबर 2, बिहार की जीत ने मोदी को दिया सियासी बूस्ट। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या वॉशिंगटन पोस्ट, क्या बीबीसी, क्या सीएनएन, क्या अल जजीरा, हर जगह के अखबार में बिहार का जिक्र है, मोदी का जिक्र है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, बिहार का परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की चुनावी अपील किसी भी राज्य की राजनीतिक जटिलताओं से ऊपर जाकर मतदाताओं तक पहुंचती है। इसी अखबार ने यह भी कहा कि बिहार के नतीजे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की चुनावी पहचान राज्य के राजनीतिक समीकरणों के ऊपर उठकर प्रभाव डालती है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ नेशनल लेवल पर मोदी की लीडरशिप और उनकी राजनीतिक ब्रांडिंग भी वोटर्स पर प्रभाव छोड़ती है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि चुनाव प्रचार में मोदी के सीधे उतरने से मुकाबला पारंपरिक क्षेत्रीय राजनीति के बजाय राष्ट्रीय नेतृत्व के जनमत परीक्षण में बदल गया। बीबीसी ने लिखा, मोदी भारतीय मतदाताओं में असाधारण पकड़ बनाए हुए हैं और बिहार में यह पकड़ बिना किसी कमजोरी के दिखाई दी। बीबीसी ने यह भी कहा कि ज्यादातर राज्यों के मतदाता मोदी के वादों को गारंटी के रूप में देखते हैं। फ्रांस 24 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव केवल चुनाव नहीं रहते, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और विचारधारा के इर्द गिर्द जनमत सर्वेक्षण का रूप ले लेते हैं। बिहार इसका ताजा उदाहरण है। द टाइम्स और द इंडिपेंडेंट के मुताबिक भारत में प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। मोदी की बिहार वाली हिस्टोरिक इनिंग पर दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर माइक हेनरी ने कहा कि भारत में चुनावी राजनीति धीरे धीरे लीडरशिप सेंट्रिक मॉडल की ओर बढ़ रही है और इस मॉडल में मोदी के सामने वर्तमान में कोई ठोस विकल्प नहीं दिखता।
द इकोनॉमिस्ट के राजनीतिक स्तंभकार निकोलस शैंपियन ने लिखा कि बिहार का परिणाम आने वाले वर्षों के लिए भारत की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करेगा। भारतीय राजनीति में मोदी का नैरेटिव अधिक प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के आकलन के अनुसार बिहार चुनाव के नतीजों ने दो बड़े राजनीतिक संकेत दिए हैं। नंबर 1 ये कि मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ और ब्रांड वैल्यू भारतीय मतदाताओं पर अब भी गहरा प्रभाव रखती है, और नंबर 2 ये कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति की केंद्रीय धुरी नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे और आने वाले प्रमुख चुनावी मुकाबलों में मोदी का प्रभाव ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। राहुल फैक्टर काम नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार भगवान बुद्ध को ज्ञान की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की धरती है। महात्मा गांधी ने यहीं से नमक आंदोलन शुरू किया था। चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती, और यही धरती है जिस धरती में ने सभी आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार की जनता, महान मतदाता को किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिहार के मतदाता ने जो फैसला लिया है ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, और देश में ये जो है मैसेज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये मैसेज है, संदेश है कि बिहार की जनता ने राजनीतिक परिस्थिति में जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ी ये है। ये तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस का नाव डूबना तय है। कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में है, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, और उसके नेता ही अभी तक जो है मैच्योर्ड नहीं हो पाए। कांग्रेस का काम है संविधान की बात करना और पर्दे के पीछे से संविधान को अपमानित करने का काम करना। इतनी बड़ी जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से उनके कार्यों का प्रभाव है पूरे बिहार के लोगों पर। सभी वर्ग के लोगों का झुकाव पार्टी के एनडीए की तरफ था। ऊपर में देश में जो मोदी जी जिस तरीके से इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, और हमारे नीतीश कुमार जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश में एक आवाज सरकार या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कहीं सुनाई नहीं पड़ रही थी। इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है इतनी बड़ी जीत का? कोई जब विरोध का, विपक्ष का कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था, तो जीत तो कोई बहुत अप्रत्याशित है, सो बात नहीं है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, जो पांचों दल का गठबंधन था और कार्यकर्ता नीचे तक एकजुट थे, और सरकार की नीतियां हर तबके, महिला, बुजुर्ग, युवा, सबके लिए जो काम किया है सरकार, उसका प्रतिफल है। और निश्चित रूप से हर तबके को विकास का लाभ मिला है, और उसका प्रतिफल है कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है। मोदी का असर हो भी क्यों ना, बिहार में मोदी की जीत ही ऐसी है। और ये कितनी बड़ी जीत है, कितनी विशाल जीत है, ये समझने के लिए आपको कुछ नंबर्स देखने होंगे। 2010 के बिहार चुनाव में बीजेपी 91 सीटें जीतकर जेडीयू के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। 2015 में बीजेपी 53 सीटें ही जीत पाई, लेकिन 2020 में पासा पलटा और मोदी अपनी पार्टी को 53 से सीधे 74 सीटों तक ले गए, और इस बार उसमें भी इजाफा हो गया। बीजेपी 74 से 89 सीटों तक पहुंच गई। चौंकाने वाला फैक्ट तो यह भी है कि इस बार मोदी ने जो 89 सीटें बिहार में जीती हैं, राहुल गांधी उतनी सीटें 24 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ या बाद में हुए 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी नहीं जीत पाए हैं। दिल्ली में राहुल का स्कोर 0 था, महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल का स्कोर सिर्फ 16 था, हरियाणा में राहुल सिर्फ 37 सीट जीत पाए, जम्मू कश्मीर में राहुल सिर्फ 6 सीटों तक पहुंच पाए, और बिहार में भी 6 से आगे नहीं बढ़ पाए। और अगर इन सारे चुनाव में कांग्रेस को मिली सीटों को जोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ 81 तक पहुंचती हैं, यानी मोदी अकेले बिहार में 89 तक पहुंचे। राहुल 6 चुनाव को जोड़कर भी मोदी से 8 सीट पीछे ही रहे। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी है जो अभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है। बिहार ने सारा घमंड चूर चूर कर दिया, लेकिन राहुल की पार्टी अभी भी वोट चोरी पर ही अटकी है, एक ही स्क्रिप्ट लेकर बैठी है। लेकिन अब तो कांग्रेस में ही सिर फुटअव्वल शुरू हो चुकी है।
मेरी समझ के परे है कि अगर सिंगल पार्टी को अगर वोट जाते होते तो आपके प्रत्याशियों को भी तो भैया ठीक ठाक वोट मिले ही है ना। जब सिंगल पार्टी को ही दे देना होता तो हम लोग एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है बट 38, 40, 42% या 45 जो भी परसेंट वोट आए होंगे उससे हम लोग सरकार क्यों बनाते, फिर तो हम 80%, 90% से हम लोग सरकार बना लेते ना। हकीकत ये है कि ये लोग हार को पचा नहीं पाते और हार को ना ये लोग समझते नहीं हैं। बहाना थोपने के चक्कर में कभी मंथन ही नहीं कर पाए। राजद जैसी पार्टियों को तो मंथन करना चाहिए कि भैया 2005 से ये पार्टी खत्म क्यों है। 2005 में जब से मुख्यमंत्री आए 2010 में भी यही परिणाम था, 2015 में भी यही परिणाम होता अगर नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं होते, और 2020 में भी यही परिणाम होता अगर यूनाइटेड एनडीए होता, चिराग पासवान अगर उस वक्त अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा होता। तो 2020 से राजद जैसी पार्टियां समाप्त है और कांग्रेस का तो कोई वजूद पहले भी नहीं था, आज भी नहीं बचा है। तो ये मंथन करने की बजाय ये जो ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं ना, इसी सोच ने सर्वनाश किया है लोगों का। जो भी चीजें मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारी कमियां हैं उसको हम ठीक करेंगे और उसको निश्चित तौर से उसको हम आगे जो आने वाले समय है उसको पूरी तरीके से हम दुरुस्त करेंगे। पर जो चोरी हो रही है उस चोरी के बारे में मैंने बताया और हम अपने निश्चित तौर से जो कमियां उसको ठीक करेंगे। देखिए, रिजल्ट सचमुच चौंकाने वाला है। हम लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा परफॉर्मेंस हमारे गठबंधन का, अब तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ लेकिन वेल विशर हूँ कांग्रेस की पॉलिसीज़ का, आइडियोलॉजीज़ का। मैं था पोलिंग के अंतिम समय तक मैं था कांग्रेस में, तो रिजल्ट सचमुच हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाला है। चुनाव के पहले हम लोगों ने कहीं ये प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 200 आदमी, 500 आदमी कहीं जमा होकर कह रहा हो कि हम जिंदा हैं और हमारा वोट काट दिया है। अगर ऐसा है तो करना चाहिए था। तो जो हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, लेफ्ट वाले बहुत ग्राउंडेड होते हैं जमीन, इन लोगों का भी हमने कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 500 आदमी को जमा करके इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो कि साहब हम लोग जिंदा हैं और देखिए ये लोग जिंदा हैं, इन लोगों का वोट काट दिया। तो ये नज़र नहीं आया। तो ये अगर 65 लाख लोगों का वोट काट दिया तो कहीं 65 जगह भी तो कहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जो कहीं नज़र नहीं आया। एक चुनाव के परिणाम आ गया है, परिणाम के ऊपर पार्टी विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्या कमी है, क्या हुआ है, इसके ऊपर कांग्रेस हाईकमान ने विस्तार में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये जितवाया है। इलेक्शन कमीशन ने SIR के वजह से 75 लाख और तो हटा दिया है। हमने पहले भी बोला था, हमने सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, फिर भी हमको तो इस बात के बारे में सबको पता है। चुनाव आयोग ने कैसे बर्ताव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के लोगों को जानते हैं, हरियाणा के लोगों को जानते हैं, अभी बिहार के लोगों को भी जानने का मौका मिला। बिहार का किला फतह करके नरेंद्र मोदी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है और वो ट्रेंड है परफॉर्मेंस का। और इस ट्रेंड को समझने के लिए आपको बिहार चुनाव के नतीजों के कुछ और मैजिकल नंबर्स देखने होंगे, क्योंकि इस बार बिहार में एनडीए ने ना सिर्फ अपने पारंपरिक स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटों पर डोमिनेट किया है, बल्कि ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर भारी संख्या में यादव और मुस्लिम आबादी है, वहां भी जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है। इस बार 60 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 30,000 वोटों से ज्यादा का था और इनमें से 29 सीटें एनडीए ने जीती। चुनावी नतीजों के बाद यह भी क्लियर है कि एनडीए ने बिहार के 38 जिलों में से 14 जिलों में पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा 90% SC रिजर्व सीटों पर भी एनडीए का ही कब्जा हुआ। मुस्लिम यादव डोमिनेटेड सीटों में से भी 80% सीटें एनडीए के खाते में आई। एकमात्र पूरे एनडीए के मुस्लिम विधायक भी है। सही कह रहा हूँ जमा खान साहब, अकेले आप ही जीते हैं, मुस्लिम और भी लोगों को दिया था। क्या इस बार चैलेंजिंग भी लग रहा था, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई कई तरह की दुश्वारियां होने लगती है जब जेडीयू के अगर बीजेपी के साथ मिल जाती है तो चुनौती हो जाती है, मुसलमानों का वोट नहीं मिलता या दूसरे चीजें। ये चैलेंज था या आसानी के साथ आप कर? चैलेंज तो होता ही है, चुनाव तो चैलेंज का ही है, क्योंकि हम लोग एक बार MLA रह गए और आप सबके आशीर्वाद से, नेता के आशीर्वाद से मिनिस्टर बने, तो होता है जहाँ जहाँ आदमी MLA बनता है या मंत्री बनता है तो थोड़ा चैलेंजिंग तो हो ही जाता है। लेकिन इस बात का मैं जरूर कहूंगा कि एनडीए को मैं धन्यवाद दूंगा और अपने नेता
जनाब नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतना काम कर दिया है कि जहां जिस गांव में जाइए उत्साह रहता था हमारे नेता के प्रति, एनडीए के प्रति। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद था। अगर हम इस चुनाव को देखें तो बहुत बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है। सोच भी नहीं रहा था कि इतनी सीटें कोई आएगी। लोग सोच रहे थे कि शायद अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें के 89 और 84-85 तक जो सीटें हैं वो आएगी। इसके पीछे की चीजें आपको क्या नजर आती है, पहले तो मैं जानना चाहूंगा। और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ ये रहेगा, मुस्लिम समाज का जो वोट है कितना आपको लगता है कि जेडीयू या एनडीए के साथ रहा? देखिए, पहले तो आज जो पूरे बिहार में वन साइडेड तरफा लहर रही, तो एनडीए का काम, नेता नीतीश कुमार जी का काम करने का तौर तरीका, हमें लगता है, हमें अपनी बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में पहले ये नेता हैं जो सिर्फ काम के नाम पे जाने जाते हैं और तमाम लोगों को लेकर चलते हैं। निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में लोगों ने चाहा नेता को, हमारे एनडीए को चाहा, और हर जगह अच्छा आपने देखा, मतदान अच्छा भी हुआ है। तो यही एक कारण था। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि बिहार के वोटर्स ने दिल्ली में मोदी के काम को, मोदी के नाम को, और बिहार में नीतीश के काम को, नीतीश के नाम को अपना पूरा समर्थन दिया, जिसका रिजल्ट 14 नवंबर को पूरे देश ने देखा। जो बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो इतना बड़ा मैंडेट दिया, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी देखने वाली बात है कि 20 साल सरकार जो एनडीए चलाई है, उसके बाद जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया, काउंटिंग के दिन से एक दिन पहले जिस तरह की भाषा बोली गई, एक जगह रिपोलिंग नहीं हुआ, जिस तरह का कैंपेन चला, मुख्यमंत्री जी 2 दिन जो लोग चर्चा कर रहे थे, 2 दिन बाय रोड लगभग 650 किलोमीटर वो रोड शो करते हुए कैंपेन किए। प्रधानमंत्री जी का लगातार आना हुआ और जितना भरोसा बिहार की जनता ने दिखाया है, इसलिए मैंने कहा कि बड़ा जवाबदेही है। और ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से जो बात हम लोगों ने प्रॉमिस किया है बिहार के जनता को अगले 5 साल में, जो हम लोग का है कि खास करके जो प्रायोरिटी सरकार की है, इंडस्ट्री को लाने का, हर एक जिला में उद्योग लगाने का और स्किलिंग करने का, कि स्किल्ड करना यहाँ के युवाओं को, वो प्रायोरिटी सरकार की है। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जितना भरोसा बिहार के जनता ने एनडीए पर दिखाया है, इस सरकार पे दिखाया है, उस पर पूरा मेहनत करके उस चीज को पूरा किया जाएगा। सरकार के गठन की प्रक्रिया इस बार बिहार में डबल इंजन कितनी तेज रफ्तार से दौड़ा, अब इसे वोट शेयर के पैटर्न से भी समझिए। 68 विधानसभा सीटों पर एनडीए का वोट शेयर 50% या उससे ज्यादा करा, जबकि दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी वाला महागठबंधन किसी भी सिंगल सीट पर 50% वोट शेयर का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाया। बिहार की जनता ने नकार दिया, लेकिन हार स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस का इकोसिस्टम अभी भी वही पुराना टेप बजा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये नैरेटिव चिपका रहा है। राहुल और उनकी पार्टी के नेता वोट चोरी वाली मनोहर कहानियों से आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं और इसीलिए बार बार नकारे जा रहे हैं, लेकिन राहुल अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस को अपने आप को पूरी तरह से रीलुक करना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, समझना चाहिए। पूरी तरह से कांग्रेस जो है ना, जनता के जो नब्ज है उससे कोसों दूर है। तो एक पार्टी में चले जा रहे हैं तो आप ना इंट्रोस्पेक्शन करिए भाई, क्यों चले जा रहे हैं? कोई जनता से छीन रहा है? कोई जनता से 10 में आप थे 4 सीट पर, अब फिर आ गए 6 सीट पर 29 से। तो ये आपका इंट्रोस्पेक्शन करना है भाई, कि क्या आपकी पॉलिसी है, क्या आपका काम करने का तरीका है, किससे पूछ रहे हैं आप? दक्षिण कोरिया और रसिया किससे कह रहे हैं? आप देखिए ना भाई कि आपकी वर्किंग क्या है। महामंत्री भेज देते हैं 2 महीना में, ना हिंदी बोलने आता है ना कुछ बोलने आता है, अब प्रिंसिपल की तरह बिहेव करता है। कहाँ से उठा करके टिकट देता है, कह रहे हैं कि रसिया, और काम करिएगा आप, एक्टिंग करिएगा आप, कहिएगा पिक्चर फ्लॉप कर गया, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं?
राहुल और राहुल की पार्टी का इकोसिस्टम हर बार हार के नए बहाने ढूंढता है। इस बार भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि मोदी की पार्टी लगातार बड़ी होती जा रही है और यह कांग्रेस की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस देश के कोने कोने से सिकुड़ती जा रही है और जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आता है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। इसे भी बिहार के नंबर से समझिए। बिहार में जिन 28 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की 1-to-1 फाइट थी, वहां भी बीजेपी ने करीब 90% के स्ट्राइक रेट के साथ 25 सीटें जीत ली। 50 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी और आरजेडी की सीधी टक्कर थी। इन सीटों पर भी बीजेपी ने 84% के स्ट्राइक रेट के साथ 42 सीटें जीत ली। लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। जिन 11 सीटों पर बीजेपी और लेफ्ट की डायरेक्ट टक्कर थी, वो सारी सीटें बीजेपी ने जीती। बिहार के नतीजों ने कैसे मोदी को आगे आने वाले चुनाव के लिए तमाम विरोधियों पर एज दे दिया है, यह समझने के लिए बस इतना जान लीजिए। 2025 के बिहार चुनाव के नतीजों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो कि 88% है, वो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा है, जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67.3% था। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 65.4% था, जबकि कांग्रेस 2020 में 27.1% के स्ट्राइक रेट पर थी, 2024 में 22.2% के स्ट्राइक रेट पर थी और इस बार 9.8% के स्ट्राइक रेट पर आकर अटक गई। मोदी ने इसीलिए बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर कांग्रेस को परजीवी की संज्ञा दी थी, जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी तो करना चाहती है, लेकिन खुद भी डूब जाती है और दूसरों को भी डुबा देती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हार गई है, उसको हार स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को थोथे तर्क नहीं गढ़ने चाहिए। कांग्रेस पार्टी हार का ठीकरा अपने ऊपर और राहुल गांधी पर नहीं लेने के लिए जानबूझ के चुनाव आयोग को टारगेट करती है। चुनाव आयोग को टारगेट करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। ये कांग्रेस को लत लग गई है चुनाव आयोग को ब्लेम करना। कांग्रेस पार्टी आईने में खुद को देखे कि उनसे क्या भूल हुई जिसकी सज़ा जनता ने उनको दी है। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में रही और कांग्रेस को तो खुशी मनाना चाहिए कि दिल्ली में 0 पे आउट हुई थी 70 सीट लड़कर, अब वहाँ 55-60 सीट लड़कर कम से कम 6 सीट तो आ गई उसको। कांग्रेस पार्टी तो 0 के लायक भी नहीं है। जो लोग जीत कर आए हैं वो खुद अपनी मेहनत से जीत कर आए हैं। कांग्रेस के सिंबल का कोई रोल उसमें नहीं है। अगर वो सिर्फ कांग्रेस का प्रचार करते तो 0 पे आउट हो जाते। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के सिंबल के वजह से हारे, जिनकी बहुत अपनी पकड़ भी थी, वो भी क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार थे इसलिए चुनाव हार गए। आज कांग्रेस का नाम सुनने को भी कोई तैयार देश में नहीं है। कांग्रेस जहां भी लड़ेगी उसका हाल दिल्ली और बिहार जैसा होगा। उनका जो रिजल्ट आया है, मैं मानती हूं कि हम सबको इस पे आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या मुद्दे थे जिसमें हम नहीं जनता को कन्विंस कर पाए। और मैं तो मानती हूं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि तेजस्वी यादव जी को पहले अनाउंस कर देना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाना, पूरा जो कैंपेन है वेल कोऑर्डिनेटेड करना, इन सारी चीज़ों पे आई एम श्योर दोनों पक्ष इस पे आकलन करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वेंट राइट फॉर बीजेपी। एक पोस्ट आपने एक्स पर किया है जिसमें आपने एक अनचाही सलाह अपने तमाम राजनीतिक साथियों को देने की कोशिश की है, वो महिलाओं को लेकर। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आप राजनीति में भागीदारी, आपने कहा वो भी एक विकल्प है, किस तरह का विकल्प वो हो सकती हैं और क्या आपको लगता है विपक्ष उनकी नब्ज पकड़ने में नाकामयाब हो रहा है इसलिए हार रहा है बार बार? देखिए, जो भी हमारी मेरा जो एक्सपोज था वो बहुत क्लियर ये इस बात को लेकर था कि महिलाएं बहुत सारी संख्या में बाहर आकर वोट कर रही हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटिंग महिलाओं की हुई है 8.8%। और अगर हम पास्ट इलेक्शंस देखें तो वो जो वोट हुआ है वो भाजपा की तरफ ही हुआ है। तो ऐसा क्या नैरेटिव है जो भाजपा उनसे बात कर पा रही है, उनको कन्विंस कर पा रही है, और हम दूसरी तरफ
उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर ट्रोल भी किया कि 10,000 रुपये महिलाओं को मिले, तो ये महिलाओं की इंटेलिजेंस के लिए एक इंसल्ट होगा कि उनको ये रिड्यूस कर देना क्योंकि उनके हाथ में 10,000 रुपये दिए। ऐसे तो किसानों के हाथ में भी पैसे गए हैं, ऐसे तो राशन भी गए हैं, युवाओं के हाथ में भी पैसे गए हैं, पर महिलाएं क्यों आकर वोट कर रही हैं? महिलाओं से हमें सीधा संवाद रखना पड़ेगा। हम सबको सोचनी पड़ेगी, हमें भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी हार कैसे हुई। एक दूसरी कि नीतीश जी, ये पूरा जो बिहार का क्रेडिट है वो सारा नीतीश कुमार जी का यश है। तो मैंने कल भी कहा था रिजल्ट आने के बाद कि जो जीता वही सिकंदर, और हम सब ने आत्म परीक्षण करना चाहिए कि क्या हुआ बिहार में। राहुल तो स्टेट बाय स्टेट फुल स्टॉप होते जा रहे हैं, मोदी नॉन स्टॉप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री आवास पर मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में बिहार सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन मोदी इससे भी आगे का प्लान बना रहे हैं। देश भर में जो विकास हुआ है, देश भर में जो अलग अलग प्रकार से जनता की सेवा हुई है, उसका एक प्रकार से प्रमाण बिहार के चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलता है। पिछली बार कुछ प्रदेशों में कांग्रेस और उनके नेताओं ने भ्रमित करा था, गुमराह किया था जनता को, उसका भी बदला प्रदेशों के चुनाव में जनता ले रही है। आपने देखा महाराष्ट्र में कैसी ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की हुई। आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आई। दिल्ली में आपने देखा कि 13 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और वास्तव में उसके पहले भी कांग्रेस थी। तो 25 साल के बाद भाजपा की सरकार आई। बिहार का आपने रिजल्ट देखा, ये दर्शाता है देश में जो विकास हो रहा है, भारत का जो वर्चस्व आज पूरी दुनिया में बन रहा है, उसका साधुवाद भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में दे रही है। और इसी प्रकार से आगे आने वाले दिनों में बंगाल हो या तमिलनाडु हो, भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों की एनडीए की विजय सुरक्षित है। पक्का दिखने को मिलता है कि अब जनता समझ गई है कि उनके हितों का रक्षक और उनके हितों को सर्वप्रथम सर्वोपरि रखते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, वही राजनीति अच्छी राजनीति है। भारत आगे बढ़ रहा है क्योंकि मोदी जी ईमानदारी से जनता की सेवा करें। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मोदी जी को और हिम्मत दे, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे कि वो और वर्षों दशकों तक देश का नेतृत्व करें। 25 से आगे 29 तक का खाका रेडी कर रहे हैं। बिहार के ऐतिहासिक नतीजों के बाद इस वक्त पूरे देश में 40% यानी 4100 एमएलए बीजेपी के हैं। आने वाले दिनों में मोदी इस संख्या को और बढ़ाने वाले हैं। उसका प्लान अभी से बनने लगा है। अब मोदी ने बिहार के बाद अपना पूरा फोकस बंगाल पर शिफ्ट कर दिया है। मोदी की इलेक्शन मशीनरी अभी से काम में लग गई है।